नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा सीजीपीएससी प्रीलिम्स जो कि 2025 का प्रीलिम्स फरवरी में होने वाला है, उसके लिए हमारे द्वारा प्रत्येक सब्जेक्ट का जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा हर एक सब्जेक्ट का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, जो कि संभावना होगी उसके आने की या जिसके माध्यम से आप सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज रख सकें, उसको लेकर एमसीक्यू की सीरीज चलाई जा रही है। इसी कड़ी में आज मैं निखिल केशरी आप सभी लोगों के लिए पॉलिटी का अर्थात भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिससे कि आपको इस सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज होगी और किस प्रकार से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसकी भी नॉलेज होगी, इसको को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसी कड़ी में हम लोग पहला आज जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आज का वो होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार से रिलेटेड है, दिखने में समझ में आ रहा है। पहला जो कूट है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। बिल्कुल, अगर आप ध्यान देंगे तो केशवानंद भारती वाद में ये कंफर्म हो चुका था, जो 1973 का वाद है, कि संसद को पूरा अधिकार है वो कि संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सके, तो बिल्कुल वो मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। दूसरा पॉइंट, न्यायालय को यह तय करने की शक्ति प्रदान की गई है कि मूल अधिकारों में किया गया संशोधन संविधान के किसी आधारभूत लक्षण के विरुद्ध है या नहीं। केशवानंद भारती में यही बोला गया कि संसद किसी भी हिस्से में संशोधन कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु हम ये चेक जरूर करेंगे कि उनके द्वारा किया गया जो संशोधन है वो मूल ढांचे को प्रभावित करता है या नहीं। अर्थात कल के दिन में संसद संशोधन करके आर्टिकल 21 को खत्म करने का प्रयास करे, तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि न्यायपालिका बोलेगी कि हम इस संशोधन को चेक कर रहे हैं और चेक करने के दौरान हमें यह पता चला कि आर्टिकल 21 मूल ढांचा है और संसद किसी भी तरीके से संशोधन करके मूल ढांचा बर्बाद नहीं कर सकती है। परंतु अगर संसद चाहे तो संपत्ति के अधिकार जैसे, जो कि मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है, उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अन्य अधिकार में शामिल कर सकती है। तो यहां पर पढ़ने से यह समझ में आ रहा है कि दोनों कथन सही है। अब हमें यह बहुत अच्छे से देखना होगा कि वो पूछ क्या रहा है। सही कथन को पूछ रहा है कि सही क्या है, तो दोनों सही है, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है, सी ऑप्शन को यहां पर टिक कर लेंगे हम लोग। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न भी बहुत बड़ा प्रश्न है और यह भी मूल अधिकार से दिख रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार अर्थात ट्रैफिकिंग जिसको कहते हैं और बलात् श्रम के प्रतिषेध संबंधी उपबंध है। बिल्कुल, आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करते हैं और स्पेशली आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार और बलाश्रम को रोकने की बात करता है। दूसरा, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा हेतु राज्य बलात् श्रम का सहारा ले सकती है। बिल्कुल, आर्टिकल 23 के 2 पॉइंट हैं यहां पास। पहला पॉइंट तो बोलता है कि मानव दुर्व्यापार और बलाश्रम को बंद कर देंगे, परंतु दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर राज्य चाहे तो फिर वो सार्वजनिक कार्य करा सकती है सभी लोगों से, लेकिन वो विभेद नहीं करेगी। ऐसा नहीं बोलेगी फलना धर्म आएगा और फलना नहीं आएगा, एक्स नाम का धर्म आएगा वाई वाला नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। धर्म के नाम पर विभेद नहीं हो सकता। ऊंची जाति का आएगा, नीची की नहीं आएगा, मध्य का आएगा। जाति के नाम पर भी विभेद नहीं हो सकता, वर्ग के नाम पर भी नहीं हो सकता कि स्टूडेंट वर्ग आएगा टीचर वर्ग नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इन 4 आधारों पर, अच्छा मूल वंश, चौथा क्या है, मूल वंश, मूल वंश के आधार पर भी विभेद नहीं हो सकता। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर और वर्ग के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है। लिंग के आधार पर विभेद कर सकता है, बोल देगा महिलाएं मत आइए केवल पुरुष आइए। आयु के आधार पर विभेद कर सकता है, बोलेगा बच्चे मत आइए केवल जवान आइए बूढ़े मत आइए। तो लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, निवास के आधार पर या किसी अन्य आधार पर विभेद कर सकता है, परंतु 4 आधार पर विभेद नहीं करेगा। सार्वजनिक कार्य कराने के लिए धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग के आधार पर विभेद नहीं होगा। दोनों पॉइंट सही है यहां पास। अच्छा, तीसरा कुट भी है, राज्य अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने में वर्ग के आधार पर विभेद कर सकता है किंतु धर्म के आधार पर नहीं कर सकता। गलत है, वर्ग के आधार पर भी विभेद नहीं किया जा सकता। अभी आपको वही बता रहा था कि धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा, मूल वंश के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा, जाति के आधार पर विभेद नहीं होगा और वर्ग के आधार पर विभेद नहीं होगा। तीसरा वाला जो कूट है वो गलत होगा, अर्थात पहला और दूसरा वाला क्या है, सही होगा। ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ कटा हुआ है, ठीक है, मतलब पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, 1 और 2 सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस किस आधार पर राज्य द्वारा अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने में विभेद नहीं किया जा सकता। सेम क्वेश्चन जो मैं बता रहा था कि धर्म, मूल वंश, जाति और वर्ग के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक कार्य करा रहे हैं, बाकी आधार पर कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चारों आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 23 का सब क्लॉज 2 होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा क्या है। बहुत आसान है, भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, अनुच्छेद 32 है। फैक्चुअल क्वेश्चन भी कुछ यहाँ पर रखने का प्रयास किया गया है। कई बार क्या होता है बच्चे फैक्चुअल क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर के हैं या यही आने वाले हैं, हाँ, लेकिन आपको ये याद रखना है कि फैक्ट्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं और हड़बड़ी में ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूँ जो 2-3 साल मेंस लिख चुके हैं और पिछले बार जो पिछले के पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ है, 26 जनवरी को लागू हुआ है, और वो गलत कर डाले उसको। ऐसे भी लोग हैं। इवन तक संपत्ति का अधिकार कब खत्म हुआ है, 44वां संविधान संशोधन, ये भी गलत किया हुआ है। एक 4 बार मेंस लिखा हुआ बच्चा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से मौलिक अधिकार के कुछ प्रश्न हैं। अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का विस्तार भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है किंतु यूनियन टेरिटरी पर लागू नहीं होता। गलत। पूरे भारत के टेरिटरी पर लागू होता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया पर लागू होता है, न कि यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया पर नहीं, पूरे के पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया पर लागू होता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं। यदि आप बहुत अच्छे से आर्टिकल 1 को पढ़ेंगे उसमें टोटल 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट यूनियन ऑफ इंडिया की बात करता है और जो उसका तीसरा पॉइंट है आर्टिकल 1 का तीसरा पॉइंट वो टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में राज्य के साथ यूनियन टेरिटरी दोनों शामिल होते हैं और यूनियन ऑफ इंडिया में केवल राज्य शामिल होता है। तो फिर अगर हम बात करें आर्टिकल 32 का तो वो टेरिटरी ऑफ इंडिया पर लागू होता है, भारत के राज्य क्षेत्र पर लागू होता है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों आते हैं, अर्थात जो आपका प्रथम कथन वो गलत होगा। दूसरा, सत्य पर विचार करना है ना, तो पहला वाला तो चला जाएगा। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। बिल्कुल, सिटकिनी तो नहीं लगी है कि खटखटाएगा, परंतु वहां जाने का बिल्कुल अधिकार है। आर्टिकल 32 का जो पहला पॉइंट है वो यही कहता है कि सीधे सर्वोच्च न्यायालय आपके पास जाने का अधिकार होगा। केवल 2 सही होगा, जो भी ऑप्शन यहाँ केवल 2 वाला होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न सेम आ गया क्या, नहीं अलग है। अनुच्छेद 32 का प्रयोग सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में किया जा सकता है, किसी अन्य अधिकार या समस्या के लिए नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, आर्टिकल 32 स्वयं में एक मौलिक अधिकार है और उस मौलिक अधिकार का प्रयोग करके आप जो बाकी सारे मौलिक अधिकार है उनका उपचार करा सकते हैं। इसीलिए इस आर्टिकल का नाम ही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो केवल मौलिक अधिकार के लिए है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा, अनुच्छेद 32 के संबंध में यह प्रावधान है कि पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 2 माह के भीतर ही न्यायालय में प्रतिवेदन दे सकता है, अन्यथा नहीं। देखिए, न्यायपालिका ने इसको लेकर क्या डिबेट किया है ये अलग विषय है, परंतु ऐसी कोई बाध्यता मैंने आज तक तो पढ़ी नहीं है कि 2 महीने या 1 महीने या साल भर, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। मानवाधिकार के केस में यार 1-1 साल का होता है, तो फिर आप बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार में तो कई सालों तक जा सकते हैं। दूसरा कथन पूरी तरीके से मुझे गलत लग रहा है, तो ये ऑप्शन में तो नहीं होना चाहिए। केवल और केवल क्या होना चाहिए, केवल 1। तो पूछ क्या रहे वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल सही को पूछ रहा है तो फिर केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 होगा यहाँ पास ऑप्शन में। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति विचार करना है और सही पर विचार करना है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, परमादेश रिट प्रशासनिक कार्यों के लिए जारी होता है या कार्यपालिका में जो मंत्रिपरिषद है उनके लिए जारी हो सकता है, परंतु राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध ये बिल्कुल भी जारी नहीं हो सकता। दूसरा, यदि कोई न्यायाधीश किसी प्रशासनिक कार्य को संभाल रहा हो तो फिर प्रशासनिक कार्य के संबंध में रिट जारी नहीं की जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशासनिक कार्यों में रिट जारी किया जा सकता है, ठीक है, चाहे वो न्यायपालिका ही क्यों ना हो। दूसरा कथन गलत होगा, ये डिबेटेबल विषय हो जाएगा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिए आप कि जो रिट जारी करने की शक्ति है वो कोर्ट के पास होती है, न्यायपालिका के पास होती है,
और न्यायपालिका 5 प्रकार से रीट जारी कर सकती है, जिसमें से एक रीट है जो है प्रशासनिक रीट, जिसको बोलते हैं परमादेश। और अधिकार परीक्षा भी थोड़ा बहुत प्रशासनिक रीट के अंतर्गत ही आता है। तो परमादेश सारे अधिकारियों के लिए जारी होती है जो सरकारी कार्य कर रहे होते हैं या सार्वजनिक पद को धारण किए हुए हैं, परंतु राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बिल्कुल भी जारी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर यहां पर 2 रीट की बात करते हैं जो है प्रतिषेध और उत्प्रेषण, तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये न्यायिक रीट है, अर्थात एक न्यायपालिका दूसरे न्यायपालिका के लिए जारी करती है जब वो न्यायिक कार्य कर रही होती है। अर्थात अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करूं तो सर्वोच्च न्यायालय प्रतिषेध और उत्प्रेषण जारी करेगा उच्च न्यायालय के लिए या अधीनस्थ न्यायालय के लिए, नीचे वाले न्यायालय के लिए। लेकिन क्या सर्वोच्च न्यायालय परमादेश जारी कर सकता है हाई कोर्ट को? तो यहां पर आपको समझना होगा कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके पास 2 काम है, एक प्रशासनिक कार्य है और एक न्यायिक कार्य है। न्यायिक कार्य को लेकर आप परमादेश जारी नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती है। तो आप उसे आदेश नहीं दे सकते हैं कि हे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता कि हाई कोर्ट तुम ऐसा ऐसा करो, बिल्कुल आदेश नहीं देगा। न्यायिक कार्यों में बिल्कुल वो स्वतंत्रता रखेगा। परंतु अगर प्रशासनिक कार्यों की बात करेंगे तो प्रशासनिक कार्य अगर कोई कोर्ट का न्यायाधीश कर रहा है तो प्रशासनिक कार्यों में रीट जारी करने का पूरी तरीके से अधिकार होता है, अर्थात केवल एक कथन यहां पर क्या होगा, सही होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रीट न्यायपालिका या न्यायिक कार्य के विरुद्ध जारी की जा सकती है? अभी बताया केवल 2 रीट ऐसे हैं जो न्यायिक रीट हैं, अर्थात एक न्यायपालिका दूसरे न्यायपालिका के लिए जारी करेगी, ऊपर की न्यायपालिका नीचे के लिए न्यायपालिका के लिए जारी करेगी। तो ये है केवल प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये 2 रीट जारी करने का अधिकार है। प्रतिषेध में क्या करते हैं, रोक देते हैं, कोई मामला चलता है तो उसे रोक देते हैं। और उत्प्रेषण में क्या करते हैं, तो कोई मामला खत्म हो गया तो उसको सूचित करते हैं, सूचना देना होता है। तो 1 और 3 जहां भी होगा वो सही हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा यहां पास। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित उपबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। नहीं भाई है, आर्टिकल 48A 48 का जो क है आर्टिकल, अगर उसकी बात करेंगे तो वहां पर बिल्कुल है, यहाँ पर लिखा हुआ कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना राज्य का दायित्व होगा। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है। शामिल है, ये भी शामिल है। अगर आप कर्तव्य नंबर 6वां देखेंगे, 6th में तो संस्कृति वाला, सॉरी 7वां देखेंगे, 7th नंबर का 7वां कर्तव्य देखेंगे तो वहां पर पर्यावरण के संरक्षण, जिसमें वन्य जीव, नदी, झील, नाले ये सब आते हैं, उनका संरक्षण और संवर्धन करने की बिल्कुल जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कर्तव्य भी है हमारे पास, तो दोनों शामिल हैं। और यहाँ लिखा है कि नहीं है, अर्थात ये भी गलत है और ये भी गलत है, और पूछा है सही क्या है, तो दोनों ही सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ना तो 1 सही और ना ही 2 सही। आगे बढ़ते हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्व के संदर्भ में सत्य नहीं है। अच्छा, डीपीएसपी में क्या गलत लिखा हुआ है ये बोल रहा है। 4 में से 1 गलत है, बाकी 3 सही है। देखते हैं 4 में 3 कौन सही, 1 गलत। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल 37 कहता है कि इस भाग में लिखे हुए प्रावधान न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान में किया गया, हाँ किया गया है, तभी तो बता रहा हूं, आर्टिकल 37 में है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मूल अधिकारों के पूरक के रूप में बताया, बिल्कुल बताया है। मिनर्वा मिल का अगर मामला देखेंगे तो बिल्कुल वहां पर ये साबित किया गया है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार को मिलाने पर ही अधिकार कंप्लीट होते हैं। इसके द्वारा नागरिकों को कुछ नैतिक दायित्व सौंपा गया है, नहीं, ये राज्यों के लिए है, बिल्कुल भी नागरिकों के लिए नहीं है। डी ऑप्शन ही असत्य है, ठीक है। ये केवल और केवल राज्य के ऊपर दायित्व रखते हैं, नागरिकों के ऊपर नहीं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, फिर से सत्य पूछ रहा है। पहला कथन, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि मूल कर्तव्य को न्यायालय के द्वारा प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता। देखिए, न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, परंतु संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है, नहीं, वर्णित तो नहीं है। आप आर्टिकल 51A को पढ़ के देख लीजिए, उसमें केवल 11 करते हुए झड़झड़ झड़झड़ लिख दिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वर्णित है वहां पर। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों में अपरिवर्तनीय होने का स्पष्ट उल्लेख है, बिल्कुल, ये तो अभी वही बता रहा था कि ये उल्लेख है, तो केवल 2 सही होगा, पहला वाला उल्लेख नहीं है। हाँ, सत्य है परंतु उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति, निम्नलिखित में से कौन कौन से वीटो शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास है? 3 वीटो हैं, निलंबनकारी वीटो, आत्यांतिक वीटो और जेबी वीटो, ठीक है। जो भी ऑप्शन होगा देख लीजिए, आत्यांतिक,
निलंबनकारी और जेबी। जेबी स्वविवेकी शक्ति के अंतर्गत आता है। निलंबनकारी में पुनर्विचार हेतु वापस कर देते हैं, परंतु केवल एक बार कर सकते हैं। आत्यांतिक वीटो में मंत्री परिषद बताता है कि किसी पर साइन करना है या नहीं करना है। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला है, जब संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह निम्नलिखित में से विकल्पों का किसका चयन कर सकता है। पहला, वह विधेयक को अनुमति देने की घोषणा कर सकता है। बिल्कुल यार, क्यों नहीं, अनुमति ही देने तो भेजे हैं तो घोषणा कर ही सकता है। वह विधेयक को विचारार्थ अपने पास रोक सकता है। बिल्कुल रोक सकता है, जेबी वीटो है उसके पास। यदि उक्त विधेयक धन या संविधान संशोधन विधेयक नहीं है तो वह उस विधेयक को सुझाव हेतु पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। बिल्कुल, यहां पर अच्छा है मेंशन कर दिया कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को लौटा नहीं सकते आप, तो तीनों सही है। वो तीनों में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पर कटा हुआ दिख रहा है, देखते हैं यहाँ पर दिखेगा या नहीं, है ना। ऑप्शन दिख नहीं रहा है। वो तीन में से किसी एक विकल्प का क्या कर लेगा, चयन कर लेगा। तीन में से किसी एक विकल्प का चयन कर लेगा। तो केवल एक सही हो सकता है इसमें, या केवल दो सही, या ऐसे हो, ये वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा होगा ना, 1 अथवा 2 अथवा 3, क्योंकि तीनों में से एक को चूज करेगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है और सत्य कथन पर विचार करना है। फिर से लिखा है सत्य कथन उपराष्ट्रपति के संबंध में है। उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित संकल्प संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ना बाबा, केवल राज्यसभा में रखा जाएगा। तो पहला तो गलत हो गया, तो जहां जहां पहला वो गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन में एक एक दिख रहा है, वो गलत हो जाएगा। दूसरा और चौथा मतलब बी ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित संकल्प को राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। नहीं, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होता है, ना कि विशेष बहुमत से। तो ये गलत है। और लास्ट, उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित संकल्प राज्यसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात यह भी जरूरी है कि उसे लोकसभा प्रस्ताव को पारित करे। बिल्कुल, केवल कथन नंबर 3 ही सही होगा, बाकी दोनों कथन क्या होंगे, गलत होंगे। कथन नंबर 3 ही सही होगा। लोकसभा को पारित करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बिना लोकसभा के समर्थन के आप उपराष्ट्रपति को हटाने वाला जो विधेयक है वो नहीं बना सकते। चलिए अगला क्वेश्चन, अरे छोटा सा ही है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार क्या है? संवैधानिक सर्वोच्चता है। हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, भारत में कौन सर्वोच्च है? संवैधानिक सर्वोच्चता है, सी ऑप्शन। फिर है, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? कठोर के साथ लचीलापन। बिल्कुल बिल्कुल, संशोधन के माध्यम से हम कठोर और लचीलापन को देखते हैं। रिजिड और नॉन रिजिड की बात करते हैं, फ्लेक्सिबल की बात करते हैं। संविधान की सर्वोच्चता भी अभी जस्ट देखा था। संघीय संविधान है, बिल्कुल है, लेकिन एकात्म की ओर झुकाव भी है, बिल्कुल सही है। तीसरा भी संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है, बिल्कुल है। तो 1, 2, 3, 4 सभी के सभी ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। फिर से विचार करना है सत्य कथन पर। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान भी है जिन्हें संशोधित करने के लिए राज्य विधानमंडल की स्वीकृति होती है। बिल्कुल होती है भाई, बहुत सारे प्रावधान है। जीएसटी ही एक सबसे बड़ा प्रावधान था, कर। भारतीय संविधान में संशोधन करने की शुरुआत राज्य विधानमंडल भी कर सकता है। नहीं बाबा, नहीं कर सकता, केवल एक सही होगा। ठीक है, संशोधन की शुरुआत केवल और केवल लोकसभा से और राज्यसभा से होगी, राज्यों से इसकी शुरुआत बिल्कुल नहीं हो सकती है। असत्य कथन देखना है, और मतलब 3 सही होगा, एक असत्य होगा। इसका मतलब यही है, क्योंकि कूट तो दिया नहीं है। देखते हैं कौन सा असत्य है। यार ये तो साफ सीधा दिख गया, जयतर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक, यही गलत है यार, हटाओ इसे। डी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। बाकी सब सही होगा, है ना। तभी पढ़ लेते हैं, तीनों सही है तो पढ़ लेते हैं। लोकसभा प्रायः सभी प्रकार के विधेयकों के मामले में राज्यसभा के समान या उससे ज़्यादा शक्तियाँ रखती है। देखो, ज़्यादा शक्ति तो रखती है, समान भी रखती है, और प्रायः, हाँ प्रायः तो रखती है, कह सकते हैं। सही है ये, 50% सही है या 70% सही है, 80% सही है, ऐसा वाला। 100% सही नहीं है ये। ठीक है, लोकसभा कम भी शक्ति रखती, कई सारे विधेयक पर वो कम शक्ति रखती राज्यसभा से, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते कि पूरी तरीके से गलत है। किसी विधेयक पर दोनों सदन में गतिरोध हो जाए तो संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है, बिल्कुल है। धन विधेयक के मामले में नहीं है, और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी 100% सत्य नहीं है।
संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर शेष विधेयक के मामले पर लागू होता है। इन दोनों को मिलाओगे तो दोनों सही हो जाएगा फिर। तो बी और सी 100% सही, ये 50-70% सही, 80% सही है, ये तो पूरा गलत है, 100% गलत है। तो इसी को लगाएंगे अपन, डी ऑप्शन को लगाएंगे। कहीं भी नहीं लिखा होता है कि जो ऑप्शन है वो पूरी तरीके से मैं 100% सच वाला दूंगा। हो सकता है एक दो ऑप्शन ऐसे लगे कि हाँ ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है। जो ज़्यादा सही लग रहा है कि हाँ यही सही है, मतलब इसके हिसाब से जो ज़्यादा गलत लग रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा सही ऑप्शन चूज करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशिष्ट स्थितियों में लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, आपातकाल के दौरान बढ़ा दो, कोई नहीं रोक सकता है। जितने बार चाहो उतने बार बढ़ाओ, 1 साल में 1 बार के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में संसद जितनी बार चाहे उतनी बार बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा सकता है। लोकसभा के 5 वर्षों के कार्यकाल की गणना लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से, बिल्कुल जब लोकसभा का प्रथम अधिवेशन होता है तो उस तारीख से लोकसभा की अवधि गिनी जाती है। आर्टिकल 83 इसके बारे में पूरी तरीके से प्रावधान करता है। अनुच्छेद 83 कि लोकसभा की अवधि क्या होगी, कैसे बढ़ाई जाएगी, तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही होगा। डी ऑप्शन यहाँ पास आएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। बिल्कुल है, जबकि ब्रिटेन की न्यायपालिका के पास यह शक्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ब्रिटेन की न्यायपालिका आपको सरकार के कानूनों से नहीं बचा सकती है। भारत की न्यायपालिका के पास यह अधिकार है कि वो आपको सरकार के कानूनों से बचा सकती है, क्योंकि भारत की न्यायपालिका के पास न्यायिक सर्वोच्चता जैसी शक्ति है। वो विधायिका के और कार्यपालिका के कार्यों की जांच करती है कि आपके द्वारा किया गया कार्य सही है या नहीं है, मतलब संविधान सम्मत है या नहीं है। क्योंकि अगर संविधान में उल्लेख है तो आप कीजिए वो काम, नहीं है तो फिर बिल्कुल मत कीजिए, ये होता है। आर्टिकल 21 इसका एक अपवाद है, जहां पास सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति है उस पर थोड़ा सा कुठाराघात किया गया, उसे थोड़ा सा कम किया गया आर्टिकल 21 में। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन के लिए राज्यों के विधानमंडल की आवश्यकता होती है। हाँ, तो ये तो अभी आया तो था, ठीक है। तो दोनों सही हो जाएगा। दोनों कथन क्या है, सत्य पूछा है तो दोनों सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों ऑप्शन को हम लोग क्या मान लेंगे, सच मान लेंगे। आगे बढ़ते हैं, कौन सा कथन असत्य है, मतलब 4 में से कोई एक असत्य होगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के मामले में लोकसभा की स्थिति मजबूत होती है। बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा की संख्या ज़्यादा है और संयुक्त बैठक में 1/2 ही सामान्य बहुमत से ही फैसला लिया जाता है, उपस्थित और मतदान का। तो बिल्कुल लोकसभा की स्थिति मजबूत हो जाती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष, बिल्कुल है यार। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का संकल्प लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। बिल्कुल, लोकसभा की यह विशिष्ट शक्ति है। 44वां संविधान संशोधन से शामिल हुआ था मोरारजी देसाई जी के समय कि लोकसभा लगाने के लिए दोनों चाहिए और हटाने के लिए केवल लोकसभा चाहिए, और वो भी सामान्य बहुमत चाहिए। लगाने के लिए विशेष और हटाने के लिए सामान्य बहुमत का प्रावधान। तो अरे तीनों सही हो गया इसमें, मतलब ऑप्शन नंबर डी कोई गलत नहीं है, सब सही है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। ऑप्शन थोड़ा सा कटा हुआ है, देख लेंगे। निम्नलिखित में से ऐसे कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं जो भारतीय शासन व्यवस्था के एकात्म होने को इंगित करते हैं। एकात्म होने का यहाँ 2-3 तरीका है खोजने का। जहाँ पास केवल देश दिखे या केंद्र की सरकार दिखे, यहाँ जहाँ राज्य सरकार बहुत कमजोर लगे, इन दोनों कंडीशंस पर हम मानते हैं कि वो एकात्म शासन की बात कर रहा है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल राज्यपाल की नियुक्ति एकात्म शासन को ही दर्शाती है, क्योंकि राज्यपाल का होना नहीं होना ये डिसाइड करेगा केंद्र, मतलब राज्यपाल कौन होगा कौन नहीं होगा, इसमें राज्यों का कोई अधिकार है ही नहीं। तो केंद्र बहुत शक्तिशाली है। राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाने की विधि, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, परंतु कुछ ऐसे परिस्थितियां बताई गई हैं जहां पास संसद भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राष्ट्रहित में तो बिल्कुल बना सकती है, आर्टिकल 249 इसके बारे में कहता है। आपातकालीन उपबंध, आपातकाल के दौरान संपूर्ण शक्तियां केंद्र के हाथों में आ जाती है, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि केंद्र शक्तिशाली हो जाता है आपातकाल के दौरान। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, मतलब पूरा देश एक जैसा दिखेगा। बहुत सारे जो कानून हैं, बहुत सारे चीज़ें वो अवशिष्ट शक्तियों के आधार पर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 248 में इसके प्रावधान किए गए, आर्टिकल 248 को लेकर है ये। तो चारों सही हो गया, 1 2 3 4 थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दिख रहा है, 1 2 3 4 डी ऑप्शन हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर हमें फिर से विचार करना है, ठीक है, और विचार फिर से सत्य कथन पर ही करना है। भारत के मूल संविधान में कुल 10 अनुसूची थी, नहीं केवल 8 अनुसूची थी, पहला तो बिल्कुल गलत हो गया।
9वीं अनुसूची मूल संविधान का ही अभिन्न हिस्सा है? नहीं, 8वीं थी तो कहाँ से 9वीं हो जाएगा, तो पहला और दूसरा दोनों गलत है। जहाँ जहाँ पहला दूसरा उसे हटा दो, तीनों में पहला दूसरा है, सारे ऑप्शन खत्म, डी ऑप्शन सही होगा। 11वीं और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान, नहीं 11वीं को 73 और इसको 74, तो तीनों ऑप्शन गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, जो कि उद्देशिका में उल्लेख है, और आर्थिक न्याय आपको जनरली मिलेगा डीपीएसपी में, तो इसका ऑप्शन मैं बी लगाना चाहूँगा। उद्देशिका और डीपीएसपी में इसका उल्लेख किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में कितने शब्द क्या क्या जोड़ा गया? 3 शब्द था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, तीनों हैं। जहां पास ऑप्शन होगा 2, 4, 5 उसे लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर सी में है 2, 4, 5, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों सहित वह समस्त भूभाग जिस पर भारत की संप्रभुता का विस्तार है। राज्यों और संघ, यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों की बात कर रहे हैं, तो वो टेरिटरी ऑफ इंडिया होगा। यहाँ केवल स्टेट आता है और यहाँ स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी दोनों आता है। आर्टिकल 1 की ही ये बात है, तो इसमें केवल और केवल 2 शामिल होगा, केवल 2 शामिल होगा और कोई दूसरा शामिल नहीं होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर से सही पर विचार करना है। संसद के पास नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति तो है, लेकिन वह नए राज्यों को संघ में शामिल नहीं कर सकती। गलत। आर्टिकल 2 संघ में नए राज्यों की स्थापना और उनका प्रवेश, सीधा सीधा लिखा है प्रवेश करा सकती है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। संसद की नए राज्यों की स्थापना से संबंधित शक्ति का संबंध उन राज्यों से है जो अभी स्थापित नहीं है किंतु भविष्य में स्थापित किए जा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे सिक्किम भविष्य में स्थापित हुआ था वो, तो बिल्कुल आर्टिकल 2 इसी के बारे में बात करता है, तो केवल 2 सही होगा। मतलब जो वर्तमान में अभी राज्य है नहीं उन्हें राज्य बनाइए और उसे भारतीय संघ में शामिल कर लीजिए, ये भारतीय संसद के पास बिल्कुल अधिकार है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन इसका भी आ चुका है, पढ़कर समझना होगा कि ऑप्शन है क्या एक्चुअली में। सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय का अधीक्षण या अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में सिर्फ न्यायिक अधीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है, प्रशासनिक अधीक्षण करने की शक्ति है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है। पहली बात तो है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास डायरेक्ट अधीक्षण की शक्ति कोई प्राप्त है ही नहीं। कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जो ये बताता हो कि सर्वोच्च न्यायालय के पास अधीक्षण की शक्ति है। कुछ आर्टिकल हैं जो इस बात को इंगित करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल अपने अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण कर सकता है, जैसे आर्टिकल 141, आर्टिकल 142, आर्टिकल 144, ये 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जो अधीक्षण को लेकर थोड़ा बहुत प्रावधान करते हैं, है ना। प्रशासनिक अधीक्षण तो किसी का नहीं कर सकते आप। सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ पर शक्तियाँ थोड़ी सी कमजोर है उच्च न्यायालय के मुकाबले। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में यही थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास अधीक्षण की शक्ति तो है, परंतु वह प्रशासनिक मामलों में अधीक्षण नहीं कर सकती। परंतु उच्च न्यायालय अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालय, चाहे वो किसी भी प्रकार का न्यायालय हो, उन पर वो न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार का अधीक्षण रख सकती हैं। सेना न्यायालय में नहीं रख सकती वो, ऐसा सेना न्यायालय में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आई थिंक अगला कुट वही है कि यदि सशस्त्र बलों के संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित कोई न्यायालय या अधिकरण किसी उच्च न्यायालय के राज्य क्षेत्र में आता हो तो भी वह उच्च न्यायालय के उस अधीक्षण की शक्ति नहीं रखता है। हाँ सही है, सशस्त्र बलों के अधीक्षण की शक्ति नहीं है उच्च न्यायालय के पास, बाकी सारे न्यायालयों का है। तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। नहीं, पहला भी सही होगा ना, प्रशासनिक अधीक्षण की नहीं है बोला है ना। हाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पहला भी सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। इसके लिए याद रखना डायरेक्ट मेंशन नहीं है, आर्टिकल 141, 142, 144 के तहत आप इसे समझ सकते हो। इसके लिए मैं जहाँ तक याद कर रहा हूँ आर्टिकल 227 के आसपास है, आर्टिकल 227 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है, ये हमें पहचानना होगा। गलत कथन को चूज करके यहाँ से निकालना होगा कि तुम गलत हो, यहाँ से हटो, ठीक है। देखते हैं कौन सा गलत है। पहला, उच्च न्यायालय की अधीक्षण की संबंधी अधिकारिता में न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधीक्षण शामिल है। बिल्कुल, मैं वही समझा रहा था कि उच्च न्यायालय के पास ये थोड़ा ज़्यादा शक्ति है, ठीक है। अधीक्षण करने की शक्ति को देखोगे तो डायरेक्ट मेंशन है आर्टिकल 227 में, और ये थोड़ा सा ज़्यादा है उन लोग से, उच्चतम न्यायालय से। उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई, नहीं, गलत है। आर्टिकल 214 साफ बोलता है कि जो उच्च न्यायालय है वो क्या होगा, अभिलेखीय न्यायालय होगा। उसके सभी कार्रवाइयों
लिखित रूप में लिखी जाएंगी और वो जहाँ भी साक्ष्य प्रस्तुत होगा वो सब कुछ दिखाना पड़ेगा आपको, और इसकी जो भी कार्रवाई है वो साक्ष्य के लिए, भविष्य में साक्ष्य के लिए लिखी जाएंगी। तो दूसरा ही गलत है, बाकी दोनों सही होगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक परामर्श मंडल ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, बिल्कुल। कॉलेजियम ही क्या करता है, उच्च न्यायालय में नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अलावा, ठीक है, बाकी कट गया है। तो इसका मतलब है, देखो क्या होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर रिटायर हो गए तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही अपना वकालत कर सकते हैं, या तो उस उच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं जहां वो कभी जज नहीं थे, जहां वो कभी जज नहीं थे वहां जाकर वो वकालत कर सकते हैं, बाकी जगह वो वकालत नहीं कर सकते। अपने से निचले लोअर कोर्ट में वकालत नहीं करेंगे, बाकी जगह वकालत करने से नहीं रोका गया है। अन्य हाई कोर्ट में जाइए वकालत कीजिए, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जाइए वकालत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और फिर से सत्य पर ही विचार करूंगा, बहुत सत्यवादी हम लोग। एनआरआई को भारत में मताधिकार दिया, एनआरआई मतलब तो भारतीय ही होता है, कुछ एक आध दो अधिकार को छोड़कर बाकी सारे अधिकार इनको मिलते हैं नागरिकों जैसे, तो बिल्कुल मताधिकार का प्रावधान है इनके लिए। पीओआई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और समुद्र पारी है, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को भारत में मताधिकार अधिकार नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया गया। ये भारतीय नागरिक है ही नहीं तो कहाँ से वोट देंगे, ठीक है। 2015 में तो दोनों को मर्ज कर दिया गया, 2015 में ओसीआई और पीओआई कार्ड को मर्ज कर दिया गया, तो दोनों सही हो गए, है ना। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती, नहीं हो सकती, 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, पहला गलत है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधानसभा के सभापति को नाम निर्देशित करता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करता है, दोनों गलत है, ना तो ए और ना ही बी। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्ति है, मतलब राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति अपने मन से जो करते हैं वो, चार कूट है यहाँ बस। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, बिल्कुल अपने मन से भेजेंगे, आर्टिकल 356। मंत्री की नियुक्ति करना, नहीं, अपने मन से नहीं करते मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के कहने पर करते हैं या प्रधानमंत्री कहने पर या मुख्यमंत्री कहने पर करते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आरक्षित कर सकते हैं, पहला और तीसरा सही है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम बनाना, नहीं, ये राज्य सरकार के ही हाथ में होता है, ये उसकी स्वविवेकी शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। 1 और 3 इसका क्या होगा, आंसर होगा। फिर अगला है असत्य कथन, फिर से राज्यपाल को लेकर। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, बिल्कुल करता है। वह राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र अपना त्यागपत्र दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। वह अपने पद की अवधि की समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे, बिल्कुल। एकमात्र कंडीशन है जहां पास वो कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी कार्यकाल को कंटिन्यू करते रहता है। आर्टिकल 154 में राज्यपाल के पद का उल्लेख है, नहीं 153 में, 154 में कार्यपालिका शक्ति के बारे में दी गई है। 151 तक भाग 5 खत्म हो जाता है। 152 में राज्य है, फिर से वही, राज्य मतलब प्रांत है, ठीक है, यहाँ पास 12 और 36 वाला राज्य नहीं है, यहाँ पास राज्य मतलब प्रांत की बात हो रही है। और 153 में राज्यपाल का प्रावधान है और 154 में कार्यपालिका शक्ति उसी को दे दी गई है। तो डी गलत हो जाएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन ही गलत हो रहा है यहाँ पास। अगला है, किसे भारत का अभिरक्षक कस्टोडियन कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। भारत का उच्चतम न्यायालय क्या है, द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे शपथ तो राष्ट्रपति लेते हैं, मैं संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, परंतु एक्चुअली में भारत के संविधान का जो गार्जियन है, अभिरक्षक है, कस्टोडियन है, वो कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें नहीं थे, संसद में नहीं थे। संसद समय समय पर कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को फिक्स कर सकता है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अभी जैसे 1+33 है, तो ये संसद कर सकती है, कल के दिन में 34 करना है, 28 करना है, तो ये सब संसद करेगी, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यही है, हाँ यही है लास्ट, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, दिख नहीं रहा ये कुछ। हाँ, निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है। अनुच्छेद 248 का संबंध अवशिष्ट शक्तियों के साथ है, हाँ बिल्कुल, अवशिष्ट शक्तियों के मामले में ही है ये, है ना। अनुच्छेद 248, सभी अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है, न कि राज्यों के पास, बिल्कुल बिल्कुल, संसद ही अवशिष्ट शक्तियों के ऊपर कानून बना सकता है, राज्य के पास ये बिल्कुल अधिकार नहीं है। दोनों कथन सही है। अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधान में
के कारण ही जब पहली बार सेवा कर अस्तित्व में आया तो यह पूरी तरीके से केंद्र को मिला, न कि राज्यों को। बिल्कुल, जो सर्विस टैक्स था 1980 के आसपास पारित हुआ और इसको लेकर केंद्र और राज्य के बीच में लड़ाई भी हो गई कि ये सर्विस टैक्स किसका होगा। तो 80 में फैसला आ जाता है कि ये सर्विस टैक्स केंद्र का होगा, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने संविधान में कोई भी सर्विस टैक्स नाम का कोई टैक्स बताया नहीं था। इस कारण से ये भी क्या होगा, तो बिल्कुल सही होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, तो फिर चौथा गलत ही होगा। वन्य तथा वन्य एवं वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण अवशिष्ट सूची का विषय नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से राज्य सूची में ये वर्णित है। अवशिष्ट सूची तो ऐसे कुछ होती भी नहीं कि इतने सारे अवशिष्ट सूची हैं। इस प्रकार से कोशिश किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान का भाग 1, 2, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, ऑलमोस्ट केंद्र राज्य संबंध, ऑलमोस्ट सभी से कुछ कुछ क्वेश्चन उठा लिए गए हैं। अगर समय मिला तो फिर और एक आध दो वीडियो और इसी प्रकार से, जिसमें कि बहुत सारे प्रश्न हो और बहुत ज़्यादा कूट वाले प्रश्न हो, अच्छे प्रश्न हो, जहाँ पर सोचने की आवश्यकता होती है, ऐसे प्रश्नों पर हम लोग बिल्कुल और वीडियो लेकर आते रहेंगे, संविधान को लेकर भी लाते रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को आगे तक शेयर करें, जिससे कि अन्य बच्चे भी इसका लाभ ले सकें और हमारी जो मेहनत है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। इसी आशा के साथ मैं आप सभी से अब इस क्लास में अलविदा लेता हूं। अगले बार हम जब मिलेंगे तो और कुछ अच्छे प्रश्नों को लेकर आएंगे, जिस पर हम लोग लंबा और डिबेट करेंगे। इसके साथ जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।